हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं 12वीं क्लास के छात्रों के लिए, जो पॉलिटिकल साइंस के विषय से संबंधित होगी। इस वीडियो सीरीज में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 12th कक्षा के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में आपके लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की दोनों पुस्तकों के सभी अध्याय को कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की दो पुस्तकें हैं, एक समकालीन विश्व में राजनीति कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और सेकंड आपकी इंडियन पॉलिटिक्स है स्वतंत्रता के समय की। तो दोनों ही बुक के जितने भी अध्याय आपके बोर्ड के लिए आ रहे हैं उन सभी अध्याय को हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो पहली पुस्तक है समकालीन विश्व में राजनीति कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अध्याय 1 से, जो आपका अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत या एंड ऑफ बायोपोलर। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे दो ध्रुवीयता की। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेके 45 के बीच में हुआ था, और इस बीच जो वर्ल्ड वॉर हुआ था यहाँ पर दो पार्ट में आपके विश्व को देखा गया था। एक तरफ आपके मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ आपके ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपके अमेरिका, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे, जबकि ध्रुवीय राष्ट्र में आपके दोस्तों जर्मनी, इटली और जापान। वहीं अगर मैं चर्चा करूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके ध्रुवीय राष्ट्र पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, हार गया था, और मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। वहीं पर दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस की जो इकोनॉमी थी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी, और ब्रिटेन और फ्रांस की इकोनॉमी वीक होने के कारण आपके यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों ही ग्रुपों को आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। और आगे चलकर आपने देखा कि आफ्टर दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जहां पर यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही सुपर पावर आपके वर्ल्ड में अपने आप को एक तरीके से नंबर 1 बनाना चाहती थी। जिसके पश्चात आपने ये जो वर्ल्ड को दो पार्ट में बंटते हुए देखा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसे ही आपके दो ध्रुवीयता कहा गया। तो होप सो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही महाशक्तियां निकल कर आती हैं और दोनों ही वर्ल्ड में सुपर पावर बनना चाहती हैं, जिसके पश्चात इनके बीच में एक वॉर क्रिएट होता है, जिस वॉर को नाम दिया गया कोल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध। होप सो आपको दो ध्रुवीयता के बारे में पता लगा होगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दो ध्रुवीयता की जो परिभाषा है वो यह है कि दो ध्रुवीयता से अभिप्राय विश्व का दो भाग में बंट जाना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया था। एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर था। भाई दोस्तों मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन आपको दे रखी है, वो भी इंग्लिश पीडीएफ के विद्यार्थी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है सोवियत प्रणाली, सोवियत सिस्टम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 1917 में रूस में रूसी क्रांति हुई, जो साम्यवाद के प्रचार तथा पूंजीवाद के विरोध में की गई थी। इस क्रांति के पश्चात साम्यवाद का पक्ष रखने वाले देश ने अपना एक अलग समूह बनाया, जिसे आपके सोवियत यूनियन कहा गया, सोवियत संघ कहा गया। वहीं अगर इंग्लिश में देखोगे दोस्तों, इन 1970 द रशियन रेवोल्यूशन took place in Russia, which was done to promote communism and oppose capitalism. After this revolution, the countries supporting communism formed their own group, and in 1922 the Soviet Union was formed. तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 1917 में आपके रूस में एक क्रांति हुई, जिसे रूसी क्रांति का नाम दिया गया। यह रूसी क्रांति साम्यवाद के प्रचार और पूंजीवाद के विरोध में की गई, जहां पर साम्यवादी विचारधारा का पक्ष रखने वाले देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप और जिस समूह को आपके नाम दिया गया सोवियत प्रणाली या फिर सोवियत सिस्टम। तो होप सो आपको सोवियत सिस्टम के बारे में भी समझ आ गया होगा, जो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद स्टैब्लिश किया गया। वही दोस्तों अगर हम अपने तीसरे टॉपिक के पास चले तो वह रहेगा आपका सोवियत प्रणाली की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत सिस्टम। तो दोस्तों सोवियत यूनियन के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषता की बात करें, तो इसका सबसे पहले विशेषता तो यही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सुई से लेकर कार तक का उत्पादन होता था। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि सोवियत संघ आपका 15 गणराज्य मिलकर बना था, और 15 के 15 गणराज्यों में हर एक वो चीज जो आवश्यकता थी लोगों की, उन सभी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा था। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सुई से लेकर कार तक का उत्पादन किया जा रहा था, जो अपने आप में एक सेल्फ डिपेंडेंट या फिर आत्मनिर्भर कंट्री की एक डेफिनेशन दर्शाती है। तो इसकी पहली विशेषता तो यही है कि यहाँ पर सुई से लेकर कार तक का उत्पादन किया जाता था।
यह देश किसी पर भी डिपेंड नहीं था। अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा को अपनाने वाले देश थे, और जिन जिन देशों ने साम्यवादी विचारधारा को अपना रखा था, कम्युनिज्म को अपना रखा था, उन सभी देशों में कंट्रोल पूरी तरीके से सरकार के हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था, और इसी वजह से वहां पर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पर नो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी स्तर शून्य के बराबर था, जो इसकी अपने आप में एक विशेषता या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते। वहीं अगर तीसरी विशेषता की हम बात करें तो दोस्तों, साम्यवादी विचारधारा अपना रखी थी इसलिए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बोल सकते हो आप, इनने एक्सेप्ट कर रखी थी। और ये जो आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, साम्यवादी विचारधारा थी, इसके अपनाने के फलस्वरूप यहाँ पर संपूर्ण संसाधनों पर सरकार का अधिकार था। वही दोस्तों, अगर हम चौथी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता की मैं बात करूं तो यहाँ पर निजी संपत्ति का अधिकार नहीं था, नो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण अधिकार किसके पास था? सरकार के पास। और संपूर्ण अधिकार सरकार के पास होने के कारण कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अडॉप्ट या जमा करके नहीं रख सकता। वही दोस्तों, अगर हम पांचवी विशेषता की बात करें तो इनकी पांचवी विशेषता थी कि यहाँ एक दलीय व्यवस्था थी, वन पार्टी सिस्टम था, और जो एक पार्टी थी वो यहाँ पर 70 वर्षों से रूल कर रही थी, और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी थी नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम था, जो 70 वर्षों से वही रूल कर रही। पार्टी का नाम क्या था दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी। वहीं अगर इसकी हम छठी विशेषता की बात करें तो यहाँ की संचार और प्रौद्योगिकी व्यवस्था जो थी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ का टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था जो अमेरिका से भी उस समय बहुत ही ज्यादा विकसित रहा था। तो दोस्तों, ये इनकी 6 विशेषताएं हैं। आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सोवियत सिस्टम एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। सोवियत प्रणाली क्या है और इसकी विशेषता बताइए। दोस्तों, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बर्लिन की दीवार, द वॉल ऑफ बर्लिन। तो दोस्तों, बर्लिन की दीवार थी क्या, और इसे आपकी दो ध्रुवीयता के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्यों माना जाता था, क्यों सिंबल माना जाता था, इसे बिगेस्ट सिंबल ऑफ एंड ऑफ बायोपोडा। पहले समझते हैं, बर्लिन की जो दीवार थी दोस्तों, वो 1961 में आपकी जर्मनी को 2 पार्टों में डिवाइड कर रही थी, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। वहीं पर 1989 में 9 नवंबर 1989 में पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा इस दीवार को पूर्ण रूप से गिरा दिया गया था। दोस्तों, इसके विषय में क्वेश्चन आता है कि जो बर्लिन की दीवार थी वो कब गिराई गई और इसका निर्माण कब हुआ था। तो आप बता सकते हैं 1961 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, और 9 नवंबर 1989 को इसे जर्मनी की जनता द्वारा ब्रेक कर दिया गया था, जिसे सोवियत संघ या फिर दो ध्रुवीयता के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आप अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, और अगला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीटेड भी हुआ है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, या अगला टॉपिक है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ऐसा क्या हुआ कि सोवियत यूनियन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड तो हो गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, और ये दोनों अपने आप में सुपर पावर थे, और इनके पास इतनी पावर थी कि कभी इन्होंने आपस में युद्ध नहीं किया। अब आप कहेंगे इनके बीच में तो वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो दोस्तों, इनके बीच में कोल्ड वॉर तो चल रहा था, बट इनके बीच में कभी आमने सामने का वॉर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के पास ही जो पावर थी वो बैलेंस में थी, पावर ऑफ बैलेंस था दोनों के पास। और दोनों को पता था यदि हम आपस में टकराते हैं तो कभी भी किसी की विजय नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों बराबर के हैं। अतः इनके बीच में जो वॉर चल रहा था वो चल रहा था आइडियोलॉजी को लेकर। इसीलिए कोल्ड वॉर को वॉर ऑफ आइडियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल में आपके जब 2 शेर आपस में लड़ते हैं, अभी आपने ये नहीं सुना होगा कि जंगल में 2 शेर आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेरों को भी पता है कि यदि हम लड़ेंगे तो विजय किसी की नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों के पास ही बराबर की ताकत है। तो हम कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों के पास बराबर की पावर थी, जिसकी वजह से कभी इनका युद्ध आपस में हुआ ही नहीं, या हम कह सकते हैं कि बड़ा युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ बैलेंस था इनके बीच। तो ऐसा क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया जब युद्ध नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसके विघटन, इसके डिसइंटीग्रेशन होने के भी अपने आप में कई रीजन है। तो इसमें सबसे पहला रीजन आता है संसाधनों का गलत प्रयोग, मिसयूज ऑफ रिसोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में होते हैं, और हर एक देश के पास अपने सीमित मात्रा में संसाधन है। तो इसी विषय को देखते हुए यूएसएसआर ने अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए,
क्योंकि भाई सुपर पावर तो बनना था दोनों को, और जब दोनों को सुपर पावर बनना था तो दोनों ने प्रिपरेशन तो पूरी कर रखी थी कि भाई युद्ध होगा तो हम आपस में कभी अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ तो अपनी मिलिट्री तो तैयार करेंगे ही करेंगे। तो वहीं अमेरिका ने अपनी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी दोस्तों 1949 में, जिसका नाम था नाटो। और वही यूएसएसआर ने अपनी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की थी जिसका नाम था आपका वार्सा पैक्ट 1955 में। तो दोस्तों जब दोनों ने अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो इस पर्सपेक्टिव से बनाई कि अगर फ्यूचर में कभी युद्ध होता है तो हम आमना सामना कर सके। वहीं पर दोनों ने जब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दी तो दोनों के बीच में हथियारों की होड़ लग गई, और हथियारों की होड़ लगने के पीछे कॉम्पिटिशन ऑफ वेपन या आर्म्स लगने के पीछे एक मात्र रीजन था कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना। तो यूएसएसआर ने क्या करा, अपने ज्यादातर संसाधन मैक्सिमम रिसोर्सेज किस पे लगा दिए, हथियारों के प्रोडक्शन पे लगा दिए। और जब सारे संसाधन मैक्सिमम रिसोर्सेज हथियारों के प्रोडक्शन पे लगा दिए तो जो कंज्यूमर गुड्स थी उनका प्रोडक्शन कम होने लग गया, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स जब कम प्रोडक्ट होने लग गई तो वही की जो पॉपुलेशन थी उसने अपनी ही गवर्नमेंट को घेरना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कि सोवियत यूनियन आगे चलकर समाप्त हो गया। वही दोस्तों अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, दूसरा है एक दलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम। ये अगर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये इसके डिसइंटीग्रेशन होने का एक रीजन भी है, क्योंकि वहां पर वन पार्टी सिस्टम था और वन पार्टी सिस्टम होने के कारण एक ही पार्टी थी, कोई दूसरी पार्टी थी नहीं। और जब दूसरी पार्टी कोई नहीं थी तो ऐसी परिस्थिति में एक ही पार्टी के लोग अपने आप को सत्ता में बार बार अपना रहे थे, और जिसके कारण वे सत्ता के लोभी हो गए थे, लालची हो गए, और वे अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विकास नहीं हो पाया और अमेरिका सोवियत संघ से काफी आगे निकल गया। और रीजन ये रहा कि सोवियत संघ अंत में जाकर समाप्त हो गया। तीसरी अगर रीजन की बात करूं दोस्तों, गोरबाचेव की नीति विफल, गोरबाचेव पॉलिसी फेल्ड। तो दोस्तों गोरबाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना, सेक्रेटरी बना 1985 में। अब जब 1985 में गोरबाचेव आता है, मिखाइल गोरबाचेव, तो वो देखता है कि सोवियत संघ जो है पूरी तरीके से डेवलप होता जा रहा है, बैकवर्ड होता जा रहा है, और अमेरिका बहुत तेज गति से ग्रोथ कर रहा है। इसकी कंडीशन को समझते हुए कि गोरबाचेव ने क्या किया, सोचा कि क्यों ना यूएसएसआर को रीबिल्ड किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए। गोरबाचेव ने ये सोचा, और इसी चीज को देखते हुए आपके गोरबाचेव ने कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की सोच। बट दोस्तों वही फिर वन पार्टी सिस्टम था, पार्टी के जो लीडर थे वो गोरबाचेव को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि गोरबाचेव, अगर हम गोरबाचेव की नीति को सपोर्ट करते हैं तो शायद गोरबाचेव हमारी पावर को कम कर दे और पावर जनता को दे दे, फिर हम किस तरीके से अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे। तो इसी चीज को देखते हुए जो पार्टी के लीडर थे वो गोरबाचेव की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और जब गोरबाचेव की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो गोरबाचेव भी अकेला पॉलिसी को कितनी देर तक सर्वाइव कर पाता। तो गोरबाचेव की नीति फाइनली क्या हो गई, जो वो सक्सेसफुल होती होती रह गई, जिसकी वजह से गोरबाचेव क्या हुआ, उसके द्वारा अपनाई गई नीतियां विफल हो गई और सोवियत संघ अंत में जाकर खत्म होंगे। वही दोस्तों अगर पांचवी विशेषता की मैं बात रीजंस की मैं बात करूं, पांचवा रहेगा पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए वेस्टर्न कंट्री था, यूएसएसआर एक ईस्ट कंट्री था, पूर्वी कंट्री था, और इसी चीज को देखते हुए यूएसएसआर के लीडरों ने अपने देश की जनता को कहा कि हम लोगों का विकास बहुत तेज हो रहा है, और जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्री अमेरिका है, वो धीमी गति से विकास कर रहे हैं। बट एक्चुअल में था क्या दोस्तों, यूएसएसआर धीमी गति से विकास कर रहा था और अमेरिका तेज गति से ग्रोथ कर रहा था। जब ये बात अपने देश के लोगों को पता चली, यूएसएसआर के देश के लोगों को, तो वहीं पर देश के लोगों ने अपनी ही गवर्नमेंट को क्लेम करना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूएसएसआर अपने आप को बचा नहीं पाया इस प्रोटेस्ट से, और अंत में जाकर यूएसएसआर पूरी तरीके से बिखर गया और यूएसएसआर खत्म हो गया। वही दोस्तों अगर लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं, सोवियत संघ के विघटन, वो है रूबेल में गिरावट। दोस्तों द फॉल ऑफ द रूबेल। अब रूबेल वहां की करेंसी थी दोस्तों, जो यूएसएसआर की करेंसी थी उसका नाम था रूबेल। तो रूबेल में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, और किसी देश की करेंसी में गिरावट आने का मतलब है वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, और इकोनॉमी जब डाउन हो गई तो इकोनॉमी के डाउन होते ही यूएसएसआर बहुत तेज गति से जो डेवलप करने की कगार पर था, अमेरिका को पीछे छोड़ने का सपना देख रहा था, अंत में जाकर वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ है। तो दोस्तों आपको एक क्लियर हुआ होगा। दोस्तों एक पॉइंट और है जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो है फोकस ऑन वन रिपब्लिकन, एक गणराज्य पर विशेष ध्यान। सोवियत संघ जो 15 गणराज्य मिलकर बना था, उसने केवल एक ही देश पर अधिक ध्यान दिया, फोकस एक ही रिपब्लिक कंट्री पर दिया, वो था रशिया। बाकी गणराज्यों का विकास किया नहीं, जिसकी वजह से बाकी गणराज्यों को जब लगा कि यार ये तो केवल रूस का ही विकास कर रहा है, हमारा विकास नहीं कर रहा, तो ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया, अपने आप को अलग करना शुरू कर। और परिणाम ये निकला कि सोवियत संघ जो 15 गणराज्य मिलकर बना था, वो धीरे 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 टूटना प्रारंभ हो गया। तो होप तो दोस्तों आपको इस सातों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया संसाधनों का गलत प्रयोग, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, वन पार्टी सिस्टम, गोरबाचेव की नीति विफल, गोरबाचेव पॉलिसीज फेल, एक गणराज्य पर विशेष ध्यान, स्पेशल फोकस ऑन वन रिपब्लिक कंट्री, और प्रोपेगेंडा
अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्री, रूबेल में गिरावट, द फॉल ऑफ द रूबेल। वो क्लोज से क्लियर हुए होंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ भी जाइएगा। दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम निकला, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जब समाप्त हो गया तो उसके बाद क्या वर्ल्ड लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही पड़ा, जो इनके बीच में वॉर चल रहा था शीत युद्ध, वो समाप्त हो गया, क्योंकि शीत युद्ध तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था। जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया तो यूएसए किससे युद्ध करेगा? यूएसए विनिंग हुआ और एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोल्ड वॉर का एंड हो गया, एंड ऑफ दी कोल्ड वॉर। सेकेंड जो इम्पैक्ट पड़ा सोवियत संघ के विघटन का वो था दो ध्रुवीयता का। जो वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइडेड था, वर्ल्ड केवल एक पार्ट में डिवाइडेड होकर रह गया, जो आपका अमेरिका था, क्योंकि एक पावर क्या हो गई, खत्म हो गई या डूब गई। तीसरा, इनके बीच जो दोस्तों हथियारों की वॉर चल रही थी, आर्म्स रेस जो थी वो क्या हो गई, पूरी तरीके से एंड हो गई, क्योंकि सिंपल थी इनके बीच में हथियारों की वोट क्यों हो रही थी, सुपर पावर बनने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए। और जब अमेरिका नंबर 1 बन गया और यूएसएसआर खत्म हो गया तो कंपटीशन किस बात का? इसी चीज को देखते हुए हथियारों की वोट भी इनके बीच में खत्म हो गई। भाई दोस्तों जब सोवियत संघ जो 15 गणराज्य मिलकर बना था, जैसे ही वो आपके टूटा तो उसके देश जो ग्रुप था 15 गणराज्यों का, वो भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नए गणराज्यों का उदय हुआ, जिसमें रूस, बेलारूस, यूक्रेन जैसे देश शामिल। वही अगर मैं इसके पांचवें परिणाम की बात करूं तो साम्यवादी विचारधारा का, जो यूएसएसआर साम्यवादी विचारधारा को अपनाए हुए था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किए हुए था, वो अंत में जाकर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। भाई दोस्तों अगर हम लास्ट परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो अमेरिका का वर्चस्व, यूएसए डोमिनेंस। तो अमेरिका सुपर पावर बन गया, अमेरिका नंबर 1 बन गया, जिसके लिए इनके बीच में वॉर चल रहा है। दोस्तों जरा आप इमेजिन कीजिए अगर आज भी सोवियत संघ होता तो ना तो इनके बीच में शीत युद्ध खत्म हुआ होता, ना दो ध्रुवीयता का अंत होता, ना हथियारों की वॉर समाप्त होती, ना नए गणराज्यों का उदय होता, ना ही साम्यवादी विचारधारा का अंत होता और ना ही अमेरिका सुपर पावर बनता। तो ये सब जिसकी वजह से हुआ, सोवियत संघ के अंत की वजह से। तो सोवियत संघ के अंत के क्या परिणाम निकले ये आपको पता चल जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, जिसमें हमने आपको सोवियत संघ के बारे में बताया और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो बताया। अब आने वाला जो पार्ट्स होगा वो भी इसी के ऊपर होगा, इसी चैप्टर के ऊपर होगा, क्योंकि इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।